दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, उनके बारे में पढ़ना है। उसमें पढ़ना क्या है, यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो हम अभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कुछ प्रकार की संख्याएं जो हमारी यहाँ पर देखिए लिखी हैं, के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे पिछले जो पीछे पढ़े हैं वो पढ़ा हुआ थोड़ा हमको याद हो जाए, हमारा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और जो जिन लोगों को इन संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है वो भी थोड़ा बार अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। और जब तक हम इन संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस अध्याय में हम इन्हीं संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ऊपर की संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, किन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वह संख्याएं जो किसी वस्तुओं को किन्हीं वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं, उन्हीं हमारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे हाथ में 3 मार्कर हैं तो हम गिनना किस अंक से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जितनी भी हमारी अगर कोई हमारे मार्कर होते तो हम गिनते रहते। यानी हम किस अंक से गिनना प्रारंभ किए, 1 से। यानी 1 2 किसी भी वस्तु को गिनोगे तो कहाँ से चालू करोगे, 1 से। तो यानी जो हमारा संख्या 1 से जो प्रारंभ होने वाली संख्याएं हैं, संख्या 1 से 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं। आगे क्या है, अनंत संख्याएं। तो अनंत तक जितनी भी संख्या होंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या कहलाएंगी। इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर के और 0 तक जितनी हमारी संख्याएं हैं कौन सी कहलाती हैं, प्राकृत संख्या। लेकिन अभी देखिए, अब ये तो प्राकृत संख्या हो गया। अब हमारा दूसरा नंबर जो हमारा क्या है कि पूर्ण संख्याएं। कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए अब हमारे हाथ में एक भी मार्कर नहीं है, हमारे हाथ में एक भी मार्कर नहीं है। तो अब हम कहें कि हमारे हाथ में कितना मार्कर है, अगर एक भी नाम लेते हैं तो हमारे हाथ में एक मार्कर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यानी कुछ नहीं के लिए प्रदर्शित करने के लिए एक अंक की खोज हुई जिसका नाम है 0। इसका क्या नाम है भैया, 0। तो जब ये 0 आ गया तो जब इन प्राकृत संख्याओं में, अब ये 0 इन सभी संख्याओं से क्या है, छोटा है। इन सभी संख्याओं से 0 क्या हुआ, छोटा है। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला लिया गया तो अब तो इनको हम कहेंगे नहीं प्राकृतिक संख्या। तो जब 0 को मिला लिया गया तब इन संख्याओं को, यानी 0 से लेकर के 1 0 1 2 3 डॉट 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 आगे अनंत तक जितनी संख्याएं हमारी हैं, ये हमारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी अगर प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 संख्या को मिला लिया जाए, अगर प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 को मिला लिया जाए तो वो अब कौन सा संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बहुत थोड़ा अंतर है। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से चालू होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं वो क्या है, 0 से चालू होती हैं बस। यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर 0 से उसमें से हटा लिया जाए तो क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हमारे पूर्णांक। आगे कौन से हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, तो पूर्णांक देखिए भैया, जो हमारी ये संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जैसे पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से, 0 से चालू है। 0 1 2 डॉट 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 आगे अनंत संख्याएं हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमारी कितनी, ये 0 की इस पार जितनी भी संख्याएं होगा हमारी कौन सी हैं, प्लस की संख्याएं। क्या है, प्लस की संख्या। इनके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस में है। तो इधर जितनी 0 से जितनी छोटी संख्याएं होती है वो क्या होती है भैया, माइनस में। जैसे -1 इधर, -1 -2 इसे डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक, ये माइनस अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो जब इन सभी संख्याओं को, यानी 0 से इधर प्लस में जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को, और 0 से इधर जितनी संख्याएं हैं माइनस में उन सभी, अब जितनी इधर प्लस में संख्या होती हैं उतने इधर माइनस में संख्या होती हैं।
तो इधर अनंत तक संख्या है तो इधर भी अनंत माइनस होगा। तो इन सभी संख्याओं को जब मिला लिया जाता है तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जब जीरो से जितनी बड़ी संख्या है वो और जीरो से जितनी छोटी संख्याएं हैं वो, इन सभी संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं उन्हें। यानी पूर्णांक हमारे प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। अगर कोई संख्या माइनस है तो हमारी पूर्णांक है, अगर प्लस है तब भी वो क्या है? पूर्णांक है। फिर देखिए अब आता है हमारा परमेय संख्या, कि हम परमेय संख्या किसे कहते हैं। हमारी परमेय संख्याएं किन संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, यानी इधर माइनस इन्फिनिटी है और डॉट 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 -2 -1 0 इधर 1 प्लस में है 2 और ये अनंत इधर। ये संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक हैं। अब बात आती है परमेय संख्या। अब बात आती है परमेय संख्या की परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या में पिछली कक्षाओं में तो हम पढ़े ही हैं कि वह संख्याएं, अब देखिए ये संख्याएं जो हमारी हैं, जैसे ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तो ये तो ऐसे नंबर लिखे हुए हैं ये हमारे, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है। लेकिन कुछ संख्याएं क्या होती है? दशमलव में भी आ जाती हैं। जैसे अभी लिखना है हमको 1.5 यानी 1.5, क्या 1.5, 1 और आधा मिला करके। तब हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे भैया 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब देखो ये कौन सी संख्या है? अब ना तो इस प्रकार की संख्या है, ना इस प्रकार की संख्या है, ना इस प्रकार की संख्या है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। तो यानी वह संख्याएं जो P/Q के रूप में, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया? परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। ये सभी पूर्णांक मान लो, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और ये भी पूर्णांक है। लेकिन ये Q जो है हमारा, ये 0, पूर्ण संख्या पूर्णांक में तो 0 भी आता है। तो 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक, ये P जो है हमारे वो सभी पूर्णांक है, चाहे वो माइनस में संख्या हो चाहे प्लस में हो। और Q जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या उत्तर आएगा हमको मालूम नहीं है। इसलिए अगर 0 से भाग करेंगे तो सब अनंत हो जाएगा। तो 0 को छोड़ करके Q हमारा क्या होना चाहिए भैया? 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मान के, अब परमेय संख्या के कुछ उदाहरण, जैसे मान कर चलिए हमारा उदाहरण क्या संख्या है, कुछ संख्या जैसे P जो है पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लो, ऊपर 0 चलेगा, P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 ना हो। तो अगर जैसे अभी ये देखो, ये संख्याएं जो लिखी हैं, जो हमारी प्राकृत संख्या लिखे हैं, पूर्ण संख्या लिखे हैं, पूर्णांक लिखे हैं, इनका सबका बटा हम 1 लिख सकते हैं। बटा 1 लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी ऊपर P होगा नीचे Q होगा। इसे माइनस में भी यहाँ पर बटा 1 लिख सकते हैं। तो यानी जब हम बटा लिख सकते हैं तो ये भी क्या है? परमेय संख्या है। हाँ, तो ये सारी संख्याएं जितनी हम अभी ऊपर तक लिखे ये सब क्या है? ये परमेय संख्या भी हैं, क्योंकि इनका हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं -3/2, -3/2, ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है। या और दूसरी ले लो -1/4। अभी देखो यहाँ माइनस जो है वो -1 4 से छोटा है, तो ये तो कहा नहीं गया है कि Q से हमको बड़ा लेना है P, ये तो हमको नहीं कहा गया है। यानी चाहे P बड़ा हो चाहे Q बड़ा हो, इससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि Q 0 ना हो। तो Q के स्थान पर 0 ना लिखें, बाकी कुछ भी संख्याएं लिख देंगे तो सब सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं? परमेय संख्या। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं?
परमेय संख्या कहलाती है। तो या इसे कोई संख्या है 4.3, 4.3 दशमलव के बाद अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या कौन सी होगी? परमेय संख्या होगी। तो ये हो गया परमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण। अब हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है बची? अपरमेय संख्या। की अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या है? अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। वह संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अब देखिए परमेय संख्या में ये लिखी जा सकती हैं P अपान Q के रूप में। यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर देखिए ये जो P अपान Q है ये लिखी जा सकती हैं और इन संख्याओं को P अपान Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इतना ही अंतर है बस, बाकी सेम वही है। तो ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? ये जो हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं अगर नहीं लिखी जा सकती हैं तो ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? तो ये देखो, ये जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे √3 जो संख्या है हमारी, √3 है, √2 है और √5 है। यानी ये जो संख्याएं जिनका रूट नहीं निकल सकता है तो ये सब संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। अब देखो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि देखो इनका तो बटा 1 लिख सकते हैं, इनका बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये बटे के रूप में हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए भैया, ये तो हमारी परमेय संख्या बटा 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर कहा गया है परमेय संख्या में कि ये सभी पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो नीचे ये तो पूर्णांक है, एक जो हमारा ये क्या है? पूर्णांक है। लेकिन क्या √3 पूर्णांक है? क्या √2 पूर्णांक है? क्या √5 पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। यानी यहाँ P क्या है? पूर्णांक होने चाहिए। यानी P की जगह पर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यानी ये पूर्णांक नहीं है, अतः ये क्या है? परमेय संख्याएं नहीं है। तो एक परिभाषा ये भी कि जो संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं है, जो संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती है, कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरमेय होती हैं। तो यानी जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परमेय संख्या नहीं है, और परमेय नहीं है तो कौन सी संख्याएं हैं? अपरमेय संख्या है। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं, कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो वास्तविक संख्या भैया जितनी परमेय संख्याएं हैं और जितनी अपरमेय संख्याएं हैं, जितनी हमारी परमेय संख्याएं और जितनी अपरमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्याएं। यानी दोनों का मिक्स, परमेय और अपरमेय के जो मिक्स संख्या है, यानी जब मिला दिया जाए, जैसे एक हमारे पास झोला है, अगर उसमें जितनी भी परमेय संख्याएं लाके उस झोले में रख दिया जाए, फिर उसके बाद में जितनी अपरमेय संख्या है उनको ला करके उस झोले में रख दिया जाए, तो जब झोला में जो संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं को हम क्या नाम दे देंगे? वास्तविक संख्या। तो मैं अब आशा करता हूं कि आप लोग इन संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। जो पीछे हम पढ़े हैं उस थोड़ा जो दिमाग में नहीं था वो हो गया होगा, और जो लोग थोड़ा बहुत नहीं जानते थे वो समझ गए होंगे कि किन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, किन्हें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, किन्हें पूर्णांक कहते हैं, किन्हें परमेय संख्या किसे कहते हैं, और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भैया यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या, तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जैसे अभी हम सब लोग थोड़ा, और हाँ ये यहाँ पर जो हमारी अपरमेय संख्या है, एक आता है पाई। सब लोग गणित अगर पढ़ रहे हैं तो पाई के बारे में जानते होंगे। तो हमारी जो ये पाई है, पाई भी हमारी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का मान हम लोग रखते हैं 22/7, पाई का मान क्या रखते हैं? 22/7 गणित में। तो अब 22/7 देखो, 22 पूर्णांक है और ये 7 भी पूर्णांक है, तो ये क्या है भैया? परमेय। तो क्या ये परमेय है और ये अपरमेय है, और दोनों बराबर, पाई का मान भी हम रखते हैं 22/7, तो क्या ये सही है? तो देखिए भैया जो हमारा पाई का मान जो हम 22/7 रखते हैं वो वास्तव में वो मान सही नहीं है। ये सिर्फ क्या है भैया कि पाई के लगभग बराबर है, पाई का मान जो लगभग
बराबर है 22/7 के। एक्चुअल मान नहीं है पाई का, वो लगभग, ये लगभग का चिन्ह है, साइन है, तो पाई का लगभग बराबर है 22/7 के। इसलिए हम गणितीय मान निकालने में पाई, जहाँ पर पाई होती है वहाँ 22/7 रख देते, तो 22/7 परमेय है, और जबकि पाई हमारी क्या है भैया, अपरमेय संख्या है। अब जो यूक्लिड की विभाजन परमेय का हम पढ़ेंगे, तो उसमें भैया क्या है, देखिए हम अब इन संख्याओं को मिटा रहे हैं थोड़ा। अभी हम लोग जो भाग करते आए हैं, थोड़ा जो अभी पिछली कक्षाओं में वो छोटे छोटे भाग हैं, उनके बारे में थोड़ा हम भाग करना सीखेंगे। जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं, चार को भाग करेंगे 22 से। 4 को कहाँ से भाग करेंगे, 22 से। 5 को भाग करेंगे 21 से। ये तो हमारे सिंपल भाग हैं, इनको करना है। और 7 को भाग करेंगे 5 से। ये देखो, इन 4 प्रकार के भाग हमको करना है। तो अब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा भैया, अगर हम 4 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, बचेगा कितना, 4 छक्का 24, ज़्यादा हो जाएगा, वो हम कर नहीं सकते, तो 4 पंचे 20, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पर 5 चौके 20, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए भैया, 7 चौक 28, यहाँ से इस फल कितना बचा, 0, घटाएंगे तो। और यहाँ, अब यहाँ पर देखिए भैया, ये 7 से छोटा है 5, 7 से छोटा है 5, तो हम इसको कैसे भाग करेंगे भाई। और यहाँ हमको दशमलव में, मान दशमलव में नहीं लाना है, मान क्या करना है भैया, दशमलव में नहीं लाना, तो हम कैसे भाग करेंगे। वैसे तो हम क्या करते हैं, दशमलव 0 लिख करके दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ा करके और भाग करना चालू। लेकिन मान जो यहाँ जो हमको भागफल लाना है, इसको दशमलव में नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर हम भाई 7 का एक बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एक कम 7, जो कि हमारा जो भाज्य है उससे अधिक हो जाएगा, तो हम एक बार भी नहीं ले जा सकते हैं भाग करने में। तो हम सीधा 0 से तो कर सकते हैं भाई, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, 7 0 में 0, और यहाँ कितना बचा, 5, हो गया भाग हो गया, और यहाँ पर दशमलव भी नहीं आया। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर जो हमारा इस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाजक, इसे क्या कहते हैं, भाजक, और इसे क्या कहते हैं, भाज्य। और ये तो हम लोग जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, भागफल, और इसे क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक, यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। तो यहाँ पर एक चीज हम ये देख रहे हैं कि अगर 4 को 5 से गुणा किया जाए, 4 को 5 से गुणा किया जाए तो 4 पंचे 20, और 20 में अगर 2 जोड़ दो तो 20 और 2 22, जो हमारा भाज्य के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यह बन रहा है कि भाज्य बराबर ये क्या है हमारा भैया, भाजक और गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, इन दोनों को गुणा करो, और प्लस शेषफल क्या कर दो भैया, जोड़ दो। यानी भाज्य जैसे 22 है, हमारा भाज्य कितना है, 22 है यहाँ पर, और भाजक कितना है, 4 है, और भागफल कितना है, 5 है।
तो यानी अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम 22 रख दे भाज्य की जगह पर और यहाँ पर रख दे भाजक हमारा कितना है, इसमें 4 है, और गुणे भागफल कितना है 5 है, और प्लस शेषफल कितना है 2 है, यानी 5 चौक 20 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 22। यानी देखो इधर का भी पक्ष कितना आया 22। तो ये क्या होता है। और यहाँ एक चीज और देख लीजिए कि जो हमारा शेषफल है, जो हमारा क्या है शेषफल है, वो यहाँ भाजक से छोटा है। भाजक से क्या है छोटा है। अगर इसके बराबर भी हो जाए, अगर यहाँ पर 4 शेषफल बच जाए तो समझो कि हमने पूरा पूरा भाग नहीं किया, क्योंकि जब 4 हो जाएगा तो 4 एक कम 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर जो भाग की है वो हमारा सही नहीं है। तो यहाँ जो हमारा भाजक से शेषफल हमेशा क्या रहता है भैया छोटा रहता है। भाजक से हमारा शेषफल क्या रहता है छोटा रहता है, और 0 से छोटा हो नहीं सकता है। या तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने भाग किया तो इस भाग में क्या आया 0 आया शेषफल। 0 से छोटा शेषफल नहीं आ सकता है, माइनस में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 7 पचे 35 हम यहाँ लिख देंगे तो इससे ये भाज्य से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तब भी हमारा भाग नहीं सही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारा शेषफल है ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और जो हमारा भाजक है, जो हमारा भाजक है इससे ये बड़ा नहीं हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी 0 और भाजक के बीच में इसका मान रहता है। तो यहाँ पर देखो, अब इसको हम थोड़ा गणितीय रूप में लिखेंगे। इसको जो हम मैथमेटिक्स रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिसे हमने माना कि ये जो हमारा भाजक है इसको हम b से b है, भाजक को क्या है मान लिया b, और जो भाज्य है इसको मान लिया ये, और जो हमारा भागफल है इसको मान लिया q, और जो हमारा शेषफल है इसको मान लिया r। तो हम कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हम भैया कैसे लिखेंगे कि a बराबर भाज्य हमारा क्या, भाज्य को कितना माने a, तो ये बराबर फिर भाजक कितना है भैया, भाजक को क्या माने b, और गुणे भागफल को क्या माने हैं q, और प्लस शेषफल को क्या माने हैं r। ये a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां पर ये हमारा भाज्य है, b हमारा भाजक है, और q हमारा भागफल है, और r हमारा क्या है भैया शेषफल है। अब यहाँ से हम एक चीज देखते हैं कि जो r हमारा है, ये जो हमारा क्या है भैया r, ये 0 से हमें या तो 0 के बराबर रहेगा। अब यहाँ से क्या 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा भैया बड़ा होगा, जिसे यहाँ पर देखो 0 से बड़ा है, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, छोटा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। पहले हम अभी यहाँ पर बताए थे अभी ना, इससे पहले थोड़ा। तो r जो हमारा क्या है भैया, ये 0 से या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन ये भागफल से हमेशा क्या रहे, भागफल नहीं, भाजक हमारा क्या है भैया b, यानी b से ये हमेशा छोटा रहेगा। ये चिन्ह तो समझ रहे होंगे, ये चिन्ह जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी मानी जाती है, यानी b से हमेशा ये r जो है छोटा रहेगा, b से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा। लेकिन ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा रहेगा, यानी r का वैल्यू 0 से लेकर के b तक नहीं पहुंचेगा, b से छोटे तक रहेगा। यह हो गया, और इसी को भैया हम कहते हैं यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका। इसी को क्या कहते हैं भैया, यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका। तो हम आशा करते हैं कि ये यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका आप लोगों को समझ में आई होगी। यूक्लिड ने हमको यही बताया कि जो हमारा भाज्य होता है, जो हमारा क्या होता है भाज्य होता है, वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है भैया बराबर होता है। भाज्य जो हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है बराबर होता है। ये भैया जानते हैं यूक्लिड की विभाजन परिमेयिका जो किताबों में दे रहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की ओर r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर r जो क्या है 0 से
या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और b से हमेशा क्या रहता है, छोटा है। तो अभी हम पहले भी जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी संख्याएं, कुछ संख्याएं इनको हम लिखेंगे जिस प्रकार से इसमें कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ये जो हमारे ये और b का मान होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। हमेशा कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो q और r का मान है, ये कैसी संख्या होती है भैया, पूर्ण संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जिसे यहाँ पर जिसे संख्या लिख ले 11/5, क्या लिख ले 11/5। तो ये हमारी क्या है, इसमें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का हम लगा सकते हैं। और लिख सकते हैं 3/4, 3/4 ये भी इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग सकता है। और यहाँ पर और लिख सकते हैं 1/2, 1/2। ये सबसे खास बात है कि इसमें देखो ये ऊपर एक छोटा है और ये नीचे बड़ा है। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि ये बड़ा है b से या b बड़ा है ये से, इस बात का इसमें नहीं कहा गया। नहीं, 1/2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये का मान ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें कहा गया है, जिसे क्या है भैया कि दो धनात्मक पूर्णांक ये और b, ये जो पूर्णांक हमारे कैसे हैं भैया, धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या है, यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर थोड़ा लिख रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, एक लिख देते, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट आगे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ पर पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, जो निगेटिव जो माइनस ऋणात्मक संख्या होती है वो भी क्या है, पूर्णांक है। और 0 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन हमको सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेना है। अब 0 को यहाँ 0 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए सिर्फ यहाँ जो धनात्मक पूर्णांक कहा गया है तो हम धनात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए। b का मान हमेशा क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। और जो q और r कैसी संख्या होनी चाहिए भैया, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। एक क्यू और कैसी, तो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या तो हम जानते हैं 0 से चालू होता है, 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ये हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि जो r का मान है यानी और q का मान है वो 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जिसे देखो इसीलिए हमने 4 उदाहरण लिए थे, तो एक ही से काम चल जाता। यानी इसमें जो है देखो यहाँ पर q 0 है, यहाँ पर r 0 है। यानी r जो है और q जो हमारे 0 हो सकते हैं, लेकिन जो हमको ये और b यानी जो हमको संख्याएं लेने हैं, हमारे धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, वो 0 हम नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सभी बातों को गहराइयों से हमको सोच करके फिर चलना रहता है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम यहीं पर अंत कर रहे हैं वीडियो का। और अगली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और उसमें हम अभ्यास को भी बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। लेकिन देखो अब जो इतना इस वीडियो में जो हम जाने, अगर इसको नहीं भी जानेंगे तब भी क्या हो जाएगा, काम हमारा चल जाएगा। लेकिन अब हम जितने गहराई से जानेंगे ये कोई भी विषय हो, चाहे मैथ हो या साइंस हो या अंग्रेजी, जितने गहराई से जानेंगे उसमें उतने हमारी क्या जानकारी बढ़ती जाएगी और अच्छे से हमको समझ में आएगी। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी विषय अगर हमको पढ़ना चाहिए तो एकदम बिल्कुल गहराई से पढ़ना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे भैया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के साथ।